नमस्कार साथियों, द लैंग्वेज पॉइंट के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी मित्रों का फिर स्वागत है। जैसा कि ग्रामर सीरीज चल रही थी और ग्रामर सीरीज पर भी क्या हम एक्टिव पैसिव पर डिस्कशन कर रहे थे। कितनी आसान है एक्टिव पैसिव, ये हमने समझा और कैसे समझा। हम प्रेजेंट टेंस की जो भी सहायक क्रियाएं होती हैं उनमें परिवर्तन को देख चुके थे, एग्जाम्पल्स है। और हमने पास्ट टेंस की सहायक क्रियाएं यानी कि चारों सब पार्ट की सहायक क्रियाओं के संबंध में भी चर्चा की थी। आज केवल क्या फ्यूचर बचा है। फ्यूचर के बाद असर्टिव का जितना भी ये चेंजमेंट होता है पैसे में वो आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस बचेंगे। तो मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये याद रखना। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या एस, जिसे ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं पैसिव में। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। पैसिव के कहेंगे रीअरेंजमेंट है सेंटेंस का। और बस यहाँ थोड़ा परिवर्तन होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और यहीं पर भी सहायक क्रिया में जो हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, जैसा कि प्रेजेंट टेंस में हमने बताया डू डज, इज आर एम बीइंग, वाज वेयर बीइंग। तो अब वही फ्यूचर टेंस में समझना है आपको। क्या फ्यूचर टेंस में समझना है आपको। अब फ्यूचर टेंस का पहला कौन सा होता है, यहां हम लिख देते हैं एक्टिव, यह है पैसिव। पैसिव में क्या, यदि हेल्पिंग वर्ब आपको विल या शैल मिल जाए, एक्टिव वॉइस में यदि हेल्पिंग वर्ब आपको क्या विल या शैल मिल जाए तो चार्ट बनाते चलिएगा साथ में। तो पैसिव वॉइस में उस हेल्पिंग वर्ब को किससे रिप्लेस करेंगे, विल या शैल के साथ बीई, बी का उपयोग करते हैं, बीई। और दूसरा आता है यदि आपको एक्टिव वॉइस में विल या शैल के साथ बी मिल जाए, यानी कि विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी आपको मिल जाए, तब इस दशा में आपको क्या करना है। बुक्स में दिया रहता है क्या बेटा, नो चेंज। नो चेंज जहां भी हो तो इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो आप करेंगे क्या, सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब विल या शैल बी ही रहेगा। अब थर्ड कंडीशन क्या आती है, विल या शैल के साथ आपको यदि एक्टिव वॉइस में हैव मिल जाए, विल या शैल के साथ आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिल जाए, हैव मिल जाए, तब आपने क्या करना है, विल या शैल के साथ आपको क्या लगाना, हैव बीन। क्या विल हैव बीन या शाल हैव बीन का उपयोग करेंगे। और फ्यूचर में चौथी कंडीशन क्या होती है सहायक क्रिया के बदलाव में, वो चौथी कंडीशन होती है विल या शैल हैव बीन आपको मिल जाए तो इसे भी हम क्या कह देते हैं, नो चेंज, नो चेंज। और जहां भी नो चेंज होगा तो यही सेम आपको, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन आपको सहायक क्रिया के रूप में उपयोग करनी है। बस इतना सा परिवर्तन याद रखना है, ये नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, बस यही याद करना है। और दूसरा इन दोनों को, बस तीन चीजें याद कर ली तो पैसों में कोई समस्या नहीं। नोट कर लीजिए जल्दी से, या पॉज करके आप स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें। एक्टिव वॉइस में एक बार और देख लीजिए, एक्टिव वॉइस में विल शैल मिल रहा है तो विल शैल के साथ विल बी या शैल बी। यदि एक्टिव वॉइस में विल बी या शैल बी मिल रहा है तो पैसिव वॉइस में नो चेंज, नो चेंज यानी सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं, तब आप पैसिव वॉइस में भी विल बी और शैल बी का उपयोग करेंगे। यदि पैसिव वॉइस में थर्ड कंडीशन विल हैव या शैल हैव मिलता है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में आप क्या लगाएंगे, विल हैव बीन
या शैल हैव बीन। और यदि चौथी कंडीशन आती है आपको एक्टिव वॉइस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन मिलता है तो क्या लगाएंगे, नो चेंज। नो चेंज मतलब विल हैव बीन या शैल हैव बीन ही रहेगा। अब इन चारों का एक करके हम क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन चारों के एक एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे, पहला हमने एग्जाम्पल ले लिया शीला विल गो टू मार्केट। शीला के बना है, ठीक है। शीला विल गो टू मार्केट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्या करना है इसे आपको, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मार्केट। विल बी, विल को किस में चेंज करना है, विल बी में। तो ऑब्जेक्ट क्या था, मार्केट लाए, विल को किस में चेंज करना था, विल बी। अब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। अब बाई के साथ बाई लाएंगे, बाई सब्जेक्ट क्या है, शीला। तो बन गया पहचान, आसान था। और कल भी हमने बताए थे क्या उसमें कुछ परिवर्तन, क्या अगर अदर भी फ्रेज भी जुड़े होते हैं, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो तो क्या करना है, एस बी ओ और ओ थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट को याद रखना है। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला, यानी कि विल बी और शैल बी, जिसमें हम नो चेंज कहते हैं। मैंने कह दिया वी शैल बी, वी शैल बी डूइंग दिस वर्क with my friends। with my नहीं लगेगा, with our friends, क्योंकि we with our क्या है, our friends। हमने ये पैसे, ये भी बन गया। अब हमें ये मिल गया दूसरा सेंटेंस, क्या बोल रहा है कि वी शैल बी डूइंग दिस वर्क विद अवर फ्रेंड्स। तो हमें कुछ नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का काम है, एस बी ओ। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब क्या कर रहा है काम, ऑब्जेक्ट, बाकी कुछ नहीं। क्या लाना, ऑब्जेक्ट दिस वर्क, ऑब्जेक्ट दिस वर्क। उसके बाद शैल बी या विल बी सेम रहता है, क्योंकि दिस वर्क आई और बी के साथ ही केवल शैल लगता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ हम विल का उपयोग करते हैं। क्योंकि विल बी है या शैल बी है या विल बी या शैल बी में, यानी नो चेंज, विल बी या शैल बी में रहते हैं। तो दिस वर्क विल बी, अब ये क्या होता है, थर्ड फॉर्म, डन, डू डिड डन। अब बाई के साथ सब्जेक्ट बाई। वी का क्या होता है, आज से बताया था, प्रोनाउन में आपको समझना पड़ेगा, वी का ऑब्जेक्टिव रूप अस होता। अब बचा क्या, विद आवर फ्रेंड्स लगा दीजिए, विद आवर फ्रेंड्स, बस बन गया। थोड़ी सी भी परेशानी नहीं हुई। नोट कर लिए होंगे आपने, नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, दो और बचे हैं। इससे आपके जो सहायक क्रिया में परिवर्तन होता है वो आपका फिनिश हो जाएगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। फिर केवल इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव का एक्टिव एंड पैसिव बचेगा, वो बताएंगे। अब तीसरा मैंने ले लिया परफेक्ट वाला।
he will have gone to Kanpur for buying clothes. BUYING. He will have gone to Kanpur for buying clothes. अब ये सेंटेंस दिया है, कुछ मतलब नहीं, कितना भी बड़ा हो कैसा हो, मैंने कहा अप्रोच आपकी बढ़िया है, अप्रोच के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा ही, विल हैव गॉन ये वर्ब, ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, टू कानपुर, ये ऑब्जेक्ट, बस इसको ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कानपुर। विल हैव किस में चेंज हो जाता है, विल हैव बीन में, किस में चेंज हो जाता है, चार्ट से हमने देखा विल हैव किस में परिवर्तित होता है, विल हैव बीन, कानपुर विल हैव बीन। अब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहले से ही तो गॉन आ जाएगा, गॉन, अब तुरंत बाई सब्जेक्ट, बाई। अब ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम। अब जो भी बचा है अदर उसे नोट कर दीजिए, फॉर बाइंग क्लॉथ्स एज यूजुअल सेम आ जाएगा, फॉर बाइंग क्लॉथ्स, बस चेंज हो गया, पैसे वाइज में चेंज होगा, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं, ना ही कुछ मेहनत। क्या, कानपुर विल हैव बीन गॉन बाय हिम फॉर बाइंग क्लॉथ्स। बहुत ही सिंपल या आसान तरीके से हमने इसे परिवर्तित कर दिया। नोट कर लीजिए। तो क्या ध्यान रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और पैसों क्या, ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। चौथा, मैंने कहा दे will have been cooking dal and rice for 2 hours। हमने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने एक सेंटेंस लिखा दे विल हैव बीन कुकिंग दाल एंड राइस फॉर 2 hours। अगर इससे पूछिए कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस, तो असर्टिव है। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव। अगर सेंटेंस और टेंस अलग होते हैं, टेंसेस पूछें तो टेंसेस में सहायक क्रिया, जैसे टेंसेस पढ़ाए थे हिंदी में, कैसा वाक्य वो भी समझेंगे, और अंग्रेजी में कैसे पहचानते हैं, सहायक क्रिया, यानी क्रिया, मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया से पहचानते हैं। तो ये कौन सा है, ये वर्ब हो गई, वर्ब विल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो हम क्या कहते हैं उसे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दे हो गया सब्जेक्ट, और पैसिव के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या बनाना, दाल एंड राइस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, इसे इस फॉर्म में लाना है। ऑब्जेक्ट क्या है, अब तो दाल एंड राइस, दाल एंड राइस क्या हो गया। अब विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ये हमें नो चेंज मतलब यही रहेंगे, चार्ट में हमने देखा था नो चेंज। विल हैव बीन, दाल एंड राइस विल हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, को का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कोकड है। अब बाई के साथ सब्जेक्ट लाएंगे, बाई, दे का ऑब्जेक्टिव रूप दैम, प्रोनाउन से समझेंगे, और बाकी क्या बच रहा है लास्ट में, फॉर 2 hours। नोट कर लीजिए, यहाँ ये सेंटेंस नोट कर लीजिए, लास्ट सेंटेंस था जिसमें कुछ परिवर्तन, यानी कि सहायक क्रिया में परिवर्तन होने वाला ये लास्ट सेंटेंस था, जिसमें हमने टेंसेस की सहायक क्रिया में कुछ परिवर्तन किया है। तो आई होप आपको ये चीजें क्या समझ में आई होंगी। अब ये
वीडियो को शॉर्ट ही रहने देते हैं। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए केवल 2 ही टॉपिक बचे, यानी कि इसका असर्टिव में जो भी क्रियाओं में परिवर्तन होता था वो आपका खत्म हो चुका है। अब केवल हम आपको इंटेरोगेटिव क्योंकि ये पहले से खत्म हुए, एक आध दो एग्जाम्पल देने हैं। इंटेरोगेटिव प्लस इम्परेटिव, क्योंकि असर्टिव के ही ये खत्म हुए हैं। इंटेरोगेटिव और इम्परेटिव के 2 ही के एक्टिव पैसिव बचे हैं, उसे हम देखेंगे। क्या एक नेक्स्ट एक वीडियो और लगेगा तो आपके ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फिनिश हो जाएंगे। तो इन दोनों के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम क्या अगले वीडियो में फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है।